हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे। आज के क्लास में हम स्पेशल टाइप ऑफ कॉस्टिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है बेसिकली उन जगहों पे जहां पे कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे कि सपोज कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये जो ब्रिज या कोई डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स भी लग सकता है। तो ये 3 4 5 साल जो इसमें लगेगा, इसका खर्चा वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हर साल इसमें प्रॉफिट कैसे हम निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे एस्टिमेट करेंगे, ये सब प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम सीखेंगे कि कैसे इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जिसमें इतना ज्यादा समय लगता है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे हर साल प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखना। Where big jobs are involved requiring considerable length of time to complete and comprising activities to be done outside the factory area, the system of costing is contract costing is employed। तो जहां पे बहुत लंबा समय लगता है काम को कंप्लीट करने में, वो जगह पे एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, द सिस्टम इज वेरी मच कॉमन विथ फर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग, शिप बिल्डर्स etc. who undertake definite contracts. The price agreed to be paid by the contractor is termed as contract price। तो जो पैसा कॉन्ट्रैक्टी एग्री किया है देने के लिए, उस अमाउंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यहाँ पे दो पार्टी होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो काम को कंप्लीट करेगा, और दूसरा होता है वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट दिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करेगा टू द कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट, अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल लेजर और इन द कॉन्ट्रैक्ट लेजर which we maintain in case of number of contract happen to be quite large। तो जब हम एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब अलग अलग रखते हैं। जैसे हो सकता है ना, एक कॉन्ट्रैक्टर एक टाइम में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स लिया है। जैसे एक जगह वो डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, दूसरी जगह रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तीसरे जगह इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो अलग अलग जगह जब वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा वो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज डेबिटेड विद ऑल एक्सपेंस। सारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चा जो भी होगा सब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, जो भी पैसा आएगा हमको कॉन्ट्रैक्ट से, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जैसे एक पीएल अकाउंट होता है ना, वैसा सोच लो, सारा एक्सपेंस को हम लोग लिख रहे हैं डेबिट साइड में, भले वो एक्सपेंस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, सब डेबिट पे लिखेंगे। और जितना इनकम है, जो पैसा आ रहा है हमको कॉन्ट्रैक्ट करके, वो इनकम को हम लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर है? द बैलेंस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो यहाँ बचेगा वो होगा प्रॉफिट या लॉस। यहाँ आया तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आया तो लॉस होगा। क्लियर है? इन केस द कॉन्ट्रैक्ट नॉट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रह जाता है ना। देखो तुम जैसे आज एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए, मैं एग्जांपल देता हूं तुमको। सपोज आज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हम लोग शुरू किए
सपोज 1/7/2024 को हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 3 साल का समय लगेगा। तो जो पहला ईयर एंड आएगा यहां पर 31/3/25, इस दिन जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट कर रहे होंगे, बंद कर रहे होंगे, तो क्या इस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है? नहीं, काम चल रहा है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। और हम सीखेंगे कि इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रॉफिट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। 31/3/26 को, 31/3/27 को, ये सब दिन कॉन्ट्रैक्ट्स इनकम्प्लीट है। तो इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे हम प्रॉफिट प्रेडिक्ट करते हैं? क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉफिट तो बता पाना अभी इम्पॉसिबल है। एग्जैक्ट प्रॉफिट तो तब पता चलेगा जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे आज जब मैं ईयर एंड कर रहा हूं 31/3/2025 को, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। तो इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम कैसे प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे, उसी को हम इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ये? देखना, इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, a reasonable amount of profit out of the total profit made so far on the incomplete contract may be transferred to PL account. तो कुछ एक अमाउंट हम प्रेडिक्ट करके प्रॉफिट का उसको हम पीएल में भेज सकते हैं। ये अमाउंट कितना होगा और ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन रोड, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन है, तो रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। तो चलता हुआ काम में अभी कैसे प्रॉफिट डिटरमाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले से फिक्स नहीं रहता है, उसमें जितना खर्चा हुआ प्लस कुछ परसेंट मिलेगा कॉन्ट्रैक्टी को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को। जैसे फॉर एग्जांपल बात हुआ है सपोज कॉस्ट प्लस 20%, मतलब जितना भी खर्चा होगा कॉन्ट्रैक्टर का इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में, वो पैसा तो कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा ही, साथ में 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। सपोज खर्चा हुआ 5 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ का 20%, 1 करोड़ रुपया और मिलेगा, तो 6 करोड़ रुपए टोटल मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्लियर? ये कब यूज होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को प्रेडिक्ट करना, डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, कितना खर्चा होगा ये अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट है बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी, तब उन केसेस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे एंटर किया जाता है। क्योंकि यहां पे हमको पहले से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताने का जरूरत नहीं है, यहां हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस अ सर्टेन परसेंटेज। तो जितना भी खर्चा हुआ उसके ऊपर हम प्रॉफिट का पैसा कॉन्ट्रैक्टर को देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर भी श्योर है कि हाँ भाई इसमें प्रॉफिट होगा, राइट। ये कब ऐसा होता है, ऐसा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर किया जाता है, जब कितना खर्चा होगा ये प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, राइट। देखना, इन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टी एग्री टू पे द कॉन्ट्रैक्टर the cost price of the work done on the contract plus an agreed percentage thereof by way of overhead expenses and profit। तो जो भी पैसा खर्चा किया कॉन्ट्रैक्टर उतना प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। Such contracts are known as cost plus contract. The system of cost plus contract costing is employed in case where it is difficult for the contractor to quote the contract price because there has been no precedent which may be taken as a base। मतलब काम पहली बार हो रहा है, तो जब काम पहली बार हो रहा है, ऐसा काम पहले कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पहले हम कभी किसी को नहीं दिए हैं, तो वैसे सिचुएशन के अंदर ना कॉन्ट्रैक्टर को पता है कितना खर्चा होगा, ना कॉन्ट्रैक्टी को पता है कितना खर्चा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलो डैम बन रहा है,
पहली बार डैम बन रहा है, पूरे इंडिया में कभी डैम नहीं बना, पहली बार डैम बन रहा है, किसको पता कितना खर्चा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होता है। क्लियर है? इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड वेयर द वर्क इज डन इज नॉट फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ये तब भी किया जाता है जब क्या काम करना है वो फिक्स नहीं है। तो जब क्या काम करना है वही फिक्स नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी फिक्स नहीं हो सकता। तो जब क्या काम करना है वही फिक्स नहीं है तब भी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। ठीक है? दिस मेथड जनरली यूज्ड वेयर गवर्नमेंट हैपेंस टू बी अ कॉन्ट्रैक्टी। जनरली गवर्नमेंट के केसेस में यूज किया जाता है ये। The advantage of this method is that the contractor is sure of a fixed profit. कॉन्ट्रैक्टर श्योर है कि हाँ भाई प्रॉफिट होगा, क्योंकि 20% तो फिक्स ही है उसका, जो खर्चा करेगा ऊपर 20% तो मिलना ही है उसको। While the contractor can satisfy himself about the cost of the contract by examining the books of account verified and other details. और कॉन्ट्रैक्टी जो है कॉस्ट को चेक कर सकता है, तो कॉन्ट्रैक्टी भी इंश्योर रहेगा कि हाँ भाई इतना खर्चा तो हुआ ही है। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्टर का भी फायदा है, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एश्योर हो गया वो, और कॉन्ट्रैक्टी का भी फायदा है, कॉन्ट्रैक्टी खर्चा क्या क्या हुआ खुद एग्जामिन कर सकता है। बट डिमेरिट भी बहुत है, कॉन्ट्रैक्टर कभी खर्चा को कम करने की कोशिश नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर हमेशा खर्चा बढ़ाएगा, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी बढ़ेगा। अगर खर्चा 4 करोड़ हुआ तो 4 करोड़ का 20% मिलेगा प्रॉफिट, लेकिन खर्चा अगर 5 करोड़ हुआ तो 5 करोड़ का 20% मिलेगा। तो वो हमेशा खर्चा को बढ़ाने का कोशिश करेगा। ठीक है? देखना, देयर इज नो इंसेंटिव टू कॉन्ट्रैक्टर टू एलिमिनेट वेस्ट एंड इकोनॉमीज ऑफ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। खर्चा कम करने से कॉन्ट्रैक्टर को कोई फायदा नहीं है, जबकि वो तो खर्चा को बढ़ाएगा, बिकॉज ग्रेटर द कॉस्ट ग्रेटर विल बी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? नेक्स्ट, in case of this system, the amount of overhead recovered and profit made depends upon the value of material used. कितना रुपए का मटेरियल लगा उसके हिसाब से प्रॉफिट डिटरमाइन होगा। अगर मटेरियल 1 करोड़ का लगा तो 1 करोड़ का 20%, अगर मटेरियल 2 करोड़ का लगा तो 2 करोड़ का 20%। तो कितना मटेरियल लगा उसके हिसाब से प्रॉफिट डिटरमाइन होगा, और मटेरियल का प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। The agreed fixed percentage may therefore prove to be either too excessive or too low for covering overhead and profit. तो बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसलिए प्रॉफिट भी कई बार बहुत कम और कई बार बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट डिपेंडेंट है मटेरियल कॉस्ट पे। मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट अगर कम हो गया बहुत तो फिर प्रॉफिट भी कम होगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? एस्केलेशन क्लॉज एक स्पेशल क्लॉज होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहां पे लिखा हुआ होता है कि अगर मटेरियल का या लेबर का प्राइसेस बढ़ता है अप टू आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी उसके हिसाब से बढ़ाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कॉन्ट्रैक्ट हम ले रहे थे तब मटेरियल 10 रुपया पर यूनिट में मिल रहा था, तो उसी हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कोटेशन कर दिए। पर फ्यूचर में जब हम कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, मटेरियल का प्राइस 20 रुपया पर यूनिट हो गया है। तो जब इतना ज़्यादा रेट बढ़ेगा तो हम फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लॉस हो जाएगा हमको इसमें। तो एक एस्केलेशन क्लॉज रहता है जहां पर प्राइसेस ऑफ मटेरियल या लेबर अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो जितना वो इंक्रीज हुआ उसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? देखना, escalation clause usually provide in the contract as a safeguard against any likely changes in the prices or utilization of material and labor. The clause provides that in case prices of items or raw material, labor, etc. specified in the contract changes, अगर प्राइस चेंज होता है बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड लिमिट, एक लिमिट के बाद, जैसे अभी 10 रुपया है, ठीक है, तो लिखा हुआ होगा 12 रुपया तक हुआ तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन 12 से ऊपर हो गया, सोच लो 20 रुपया हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिर 8 रुपए से हम बढ़ाएंगे। ठीक है?
over the price prevailing at the time of signing the agreement, the contract price will be suitably adjusted. तो जितना पैसा बढ़ेगा उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी इंक्रीज किया जाएगा. क्लियर है? The terms of the contract specify the procedure for calculating such adjustment in order to avoid all future disputes. तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है कि what will be the procedure for calculating escalation, ताकि फ्यूचर में कोई भी झगड़ा ना हो. क्लियर है ये? नेक्स्ट, thus such a clause safeguards the interest of both the contractor and the contractee in case of fluctuation of price of material and labor. तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी और कॉन्ट्रैक्टी के लिए भी, क्योंकि प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टर का फायदा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर नुकसान हो जाएगा. तो अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ना चाहिए. कॉन्ट्रैक्टर का फायदा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा तो एस्केलेशन अच्छा है कॉन्ट्रैक्टर के लिए. अब कॉन्ट्रैक्टी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा प्राइस अगर बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा कॉन्ट्रैक्टर को, और ज्यादा नुकसान करके हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही ना करे, और अगर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्टी का भी उसमें नुकसान हो जाएगा. क्लियर है? तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, बोथ फॉर द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्टी. कॉन्ट्रैक्टर को तो जो प्राइस बढ़ा उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो बेनिफिशियल है, और कॉन्ट्रैक्टी के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का बेनिफिट होगा, कॉन्ट्रैक्टर टाइमली काम कंप्लीट करेगा, काम कंप्लीट होगा तो कॉन्ट्रैक्टी का भी फायदा होगा. क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज एस्केलेशन क्लॉज. क्लियर? तो हम लोग पढ़े कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स, और क्या होता है एस्केलेशन क्लॉज. बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, जहां पे हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इनकम्प्लीट. मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर इनकम्प्लीट है, ईयर एंड में उसका काम खत्म नहीं हुआ है, तो उसका प्रॉफिट हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे. क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग आज के वीडियो में कवर किए. थैंक यू एंड बाय बाय.